हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो लेक्चर है ये है मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी में कुछ चीज़ें हमने रहने दी थी एफएए के पर्सपेक्टिव से। लेकिन आपका जो जेएसए का सिलेबस है वो 30 मार्क्स का सिलेबस है। उसमें चांसेस है कि आपका हार्मोनिक मीन या आपका जियोमेट्रिक मीन और इसके बाद क्वार्टाइल्स में से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं नहीं रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस टॉपिक को भी हम एक बार देख लें। ठीक है, अगर एफए के हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी प्लीज़ इस टॉपिक इन दो लेक्चर्स को एटलीस्ट देख लें एक दो बार, ताकि उनका भी अगर कोई कल इसमें क्वेश्चन आता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बड़ा ही आसान है ये पोर्शन भी, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, आपने देखा कि बैंक वगैरह का इतना मेरिट हो चुका है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पे। रही बात, कल मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मुझे बहुत सारे टेक्स्ट्स आए स्टूडेंट्स के द्वारा जिनका बैंकिंग का नहीं हुआ था और बहुत सारे बहुत लो फील कर रहे थे। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इंसानी फितरत है। अगर आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं होते हैं, आप किसी चीज़ में कामयाब होने से रह जाते हैं, तो ये इंसानी फितरत है कि आपको बुरा लगता है और लगना भी चाहिए। इससे इंसान को सीख मिलती है ताकि मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्लियर? लेकिन इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं आप। वो स्टूडेंट्स जो बैंकिंग में बहुत करीब से रह गए हैं, अगर वो स्टूडेंट्स अभी इस शौक को मनाते रहेंगे जब तक आगे वाले एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो उनके आगे वाले आने वाले एग्ज़ामों में बहुत नुकसान होगा उनको। तो स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि जितना जल्दी आप इस शौक से बाहर निकलें, जितना जल्दी आप इस दुख से बाहर निकलें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हर एक चीज़ जो अभी तक आपने की है, चाहे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो है आपने दिए हैं, अपीयर हो गए हैं, लेकिन नहीं क्वालिफाई हो गए किसी रीज़न से, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है किसी ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो वो अफलातून बन गया, वो जिसका रह गया वो नहीं है। बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करना और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में रहती है, उन चीज़ों को हैंडल करना अगर किसी को नहीं आता है किसी टाइम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है। क्लियर? तो ये इसकी बिल्कुल ज़मानत नहीं है कि जो क्वालिफ़ाई कर पाया वही काबिल है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत ऐसे लड़के देखे हैं जो बिल्कुल काबिल तरीन बच्चे हैं, लेकिन वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की किसी वजूहत के बिना पे। ठीक है? इसलिए आप ये लोड ना लें, हो गया तो हो गया, ठीक है? रात गई बात गई, इस चीज़ को भूल जाएँ और अपना जो आगे वाला एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? उस पे आप फ़ोकस रखें, उस पे आपकी कंसंट्रेशन रहनी चाहिए। और हाँ, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि आपको लिटरेट नहीं बनना है, बल्कि आपने एजुकेटेड बनना है। क्लियर? अगर मुझे कल एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आया कि मेरा एक दोस्त है, वो बहुत डिस्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है, वो खुदकुशी करने जा रहा था। क्या बेवकूफ़ी है ये, ठीक है? इस तरीके से मैं आपको अक्सर समझाता हूँ कि जॉब मैं मानता हूँ, ठीक है, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन जॉब ही सब कुछ नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी होगी तो दुनिया में आपको लाइफ में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। हज़ारों लोग यानी कि करोड़ों लोग दुनिया में हैं, यानी मोर देन 80% लोग जो हैं दुनिया में वो जॉब नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी नहीं बसर करते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोगों को देख लीजिए, वो जॉब तो नहीं करते हैं। हाँ, मानते हैं हम ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, लेकिन इस चीज़ पे अपने आप के बारे, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बुरा सोचना, ठीक है? आप एटलीस्ट ये ना करें, ठीक है? अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे आपसे ये तवक्को नहीं है। प्लीज़ अपने सोच को पॉजिटिव बनाएँ, नेगेटिविटी को अपने आस-पास ना आने दें। हाँ, ये दुःख तो लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस दुःख के साथ आप 1 दिन 2 दिन रहें, उसके बाद भूल जाएँ इस सब को, ठीक है? थोड़ा-सा रिफ्रेश करें, उधर-इधर आप थोड़ा-सा घूम फिर के आ जाएँ, पिकनिक वगैरह करें, अपने माइंड को रिफ्रेश करें और वापस आके लग जाएँ अपने काम पे। क्लियर? और कल जो 1-2 फेलियर के बाद जो एक सक्सेस मिलती है ना, इंसान को बड़ा ही मज़ा आता है उस सक्सेस को का मज़ा चखने में। इसलिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे अक्सर आता है टेक्स्ट, सर क्या करें, अभी हमारा जो ध्यान है वो ध्यान बढ़ता जा रहा है, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट ये स्टडीज़ पे, तो क्या करें हम। देखिए बेटा, ये हर एक के साथ होता है, ठीक है? जो इंसानी फितरत रखता है उसको ये चीज़ें होती हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कभी कभी हमारा जो है, हमारा जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स स्टडी, ये कभी कभी कम होता है, तो इसके लिए ये है कि आप थोड़ा सा जो है एक दिन का रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा उधर बाहर घूम लीजिए, अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा फ्रेश करें, ठीक है? वापस आके अपने स्टडीज़ पे लग जाए। ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अभी, अभी के लिए आपने क्या करना है, हर एक लेक्चर को देखना है, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एग्ज़ाम से पहले 1 महीना पहले आप उस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे साथ-साथ, तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अभी जो आपका स्ट्रैटेजी बना रहना चाहिए, आपने सिलेबस कंप्लीट करना है, हर एक चीज़ को अभी का आपने अभी शॉर्ट नोट बनाना है, बस अभी इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें।
और जो नेगेटिविटी आपके आसपास रहती है उसको दूर करें, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ्स में जहाँ पे आपको भरोसा है उसके साथ जुड़े रहे, और एक्सरसाइजेस वगैरह करें ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश रहे। क्लियर। चलिए, ये था थोड़ा सा डोज आपके लिए कि आपको क्या करना है, और मस्त रहे ज़िंदगी में, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ पे आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करोगे, ठीक है, तो आगे ज़िंदगी एंजॉय कैसे करोगे, आप लाइफ कैसे एंजॉय करोगे। तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं रहना है, बिल्कुल मस्त रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, हो जाएगा यार। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ याद रखें, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, ठीक है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, मंजिल तो मिलेगी लेकिन पर भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकले। अगर आपने क्विट कर दिया ना, तो फिर तो आप गए, तब तो मंजिल मिलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ, उतराव चढ़ाव तो आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इन उतराव चढ़ावों से जो बाहर निकल जाए ना, वही एक्चुअल चैंपियन होता है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ आप तो चैंपियन है, ठीक है। चलिए आज का जो लेक्चर है ये है हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हमारे अभी तक हमने मीन, मोड और मीडियन के इसका जिक्र किया था, लेकिन इसमें हमने हार्मोनिक मीन का जिक्र नहीं किया था। हार्मोनिक मीन हमारा एक मेजर अब सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कुछ आइटम्स होते हैं ऑब्जर्वेशंस में, तो उन आइटम्स का क्या हम करते हैं, हम उनका रेशो निकालते हैं, और उसी रेशो का हम एक मीन वैल्यू निकालते हैं। सो यू कैन से दैट हार्मोनिक मीन इज द मीन वैल्यू ऑफ द रेशोज, ठीक है। यहाँ पे हमारा हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका जो है वो नॉर्मल मीन से कुछ डिफरेंट है। चलिए हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए किस तरह से हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए कैसे हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम पिछली बार हम जब हमने मेजर सब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, तो वहाँ पे भी हमने इन तीनों चीज़ों के लिए, तीनों सीरीज के लिए हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। हार्मोनिक मीन अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सी फॉर्मूला है, n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/x। क्लियर। यानी कि n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, और समेशन ऑफ 1/x आपके पास होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स। जो आपके पास आइटम्स हैं उनका रेसिप्रोकल निकालना है आपने, उनका समेशन निकालना है, और n को उसी से डिवाइड करना है, आपको मिल जाता है हार्मोनिक मीन। क्लियर। एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल पे, फाइंड द हार्मोनिक मीन फॉर द गिवन डेटा। आपके पास ये डेटा दिया गया है, आपने इसका हार्मोनिक मीन निकालना है। हमारे पास ये आइटम्स दिए गए हैं 2, 4, 8, 10 एंड 12। क्लियर। आपने पहले इनका रेसिप्रोकल निकालना है। तो पहला आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/4 इट इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1/8 इट इज इक्वल टू 0.125, 1/10 इट इज इक्वल टू 0.1, 1/12 इट इज इक्वल टू 0.83। क्लियर। सिंपल डिवीजन करके आप इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, लेकिन आपने इन रेसिप्रोकल्स का समेशन निकालना है। इसका मतलब है आपने ये जो आपने रेसिप्रोकल वैल्यूज निकाले इनका सम करना है। ये आपके पास आता है 1.805। क्लियर। अब आपके पास हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, वो है n, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं आपके पास, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। जरा आप इनको काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास टोटल 5 आइटम्स हैं, इसलिए इसका मतलब है n यहाँ पे हमारे पास 5 है। क्लियर। ज़रा वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे n की जगह हम 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, और समेशन ऑफ 1 और x के बदले हम 1.805 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपके पास आता है 2.77। क्लियर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह है आपका हार्मोनिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। मैं ये मान के चलूँगा कि जेएसए के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका मैथमेटिक्स अच्छा है, इसलिए मैं इसमें मैथमेटिकल पोर्शन जो हमारे सिंपल कैलकुलेशंस हैं उनमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, वो आप अच्छी तरह से खुद कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, हमें अगर आपको कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन, तो उसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, उसके लिए आपके पास यही फॉर्मूला है, n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f इंटू 1/x। यानी कि आपके पास जो रेसिप्रोकल आता है x का, यहाँ हमने उसको f यानी कि फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास आइटम्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दी गई है, इसलिए हर एक रेसिप्रोकल को अपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका ओवरऑल सम निकालना है। और यहाँ पे n का मतलब
नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। याद रखें, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूअस सीरीज हो, यहाँ पे n का मतलब जो है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? चलिए हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन a certain class the marks and frequency are given as, हमारे पास मार्क्स है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरह है। हमारे पास मार्क्स है 10, 20, 30, 40, 50, और इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, 20, 10, 30 एंड 20। हर एक ग्रुप में हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसी है तो वो हमारे पास यहाँ पे दी गई है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हार्मोनिक मीन इसका कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास मार्क्स है, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर? देख लीजिए, आपने जो यहाँ पे n कैलकुलेट करना है वो है ये आपका कैलकुलेट करना है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को यहाँ पे हम n कहते हैं। तो इसका आप ऐड करेंगे, ये आपके पास 90 आ जाएगा। आपके पास n का वैल्यू आया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ f इंटू 1/x। पहले आपने 1/x कैलकुलेट करना है, जिस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी तरह आपने यहाँ पे 1/x कैलकुलेट करना है। 1/x मीन्स 1/10, ठीक है। 1/x यहाँ पे क्या होता है, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, ठीक है। ये आपके पास आता है 1/10 0.1, 1/20 आपके पास आता है 0.05, 1/30 यहाँ पे आपके पास आता है 0.03, 1/40 आपके पास आता है 0.025, 1/50 0.02। यहाँ पे आपको 1/x यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ x निकाल लिया आपने वैल्यू। इसके बाद आपने इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करना है। ये आपके पास 0.1 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। यहाँ पे आपके पास 0.05 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। 0.03 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.3 आ जाएगा। 0.025 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ये आपके पास 0.75 आ जाएगा। 0.02 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.4 आ जाएगा। क्लियर? ये वैल्यूज जब आपके पास आ गए, इसके बाद आपने f डॉट 1/x जो आपने कैलकुलेट किया इसका समेशन निकालना है। अब इसका सम करेंगे तो ये आपके पास आता है 3.45। क्लियर? जब आपके पास ये वैल्यू आ गया, इसके बाद आपने ये फॉर्मूला में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। ये आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, n और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। n और फ्रीक्वेंसी जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हैं। n मीन्स यहाँ पे समेशन ऑफ f, ये याद रख लीजिएगा। n डिवाइड बाई समेशन ऑफ f डॉट 1/x यानी कि f इंटू 1/x। तो ये n आपके पास कितना आया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f डॉट 1/x यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ x, वो हमारे पास 3.45 है। इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, उस तरह से कीजिए, या नॉर्मली जिस तरह से आप करना चाहते हैं, तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 26.08। ये है आपके पास हार्मोनिक मीन इस सीरीज का, जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दी गई है। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी कहा था कि सर हम कैसे पहचाने कि हमारे पास जो सीरीज़ है क्या वो डिस्क्रीट है, क्या वो कंटिन्यूअस है या इंडिविजुअल सीरीज़ है। देखिए बेटा, जब आपके पास सीरीज़ दी गई है उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आपको डायरेक्टली पता चलना चाहिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, हर एक वैल्यू जो है उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो उसका मतलब है ये आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज़ है। अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज़ जो दिए गए हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ दिए गए हैं और साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, तो आप समझ सकते हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ है। और अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो यहाँ पे आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी गई हैं, आप समझ सकते हैं ये हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज़ है। ठीक है, फिर से एक बार ये इस चीज़ का मैं यहाँ पे रिविजन कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ जहन में रहे। अभी तक हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हार्मोनिक मीन, उसके बाद हम किस तरह से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। क्लियर? अब हमने देखना है कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज़ और जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, इसमें हार्मोनिक मीन की सेम फार्मूला है, सिमिलर फार्मूला है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो आपको मैं आगे बता दूंगा। हार्मोनिक मीन यहाँ भी है हमारे पास n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f इंटू 1/x। क्लियर? ये n यहाँ पे क्या होता है, समेशन ऑफ f यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम करना है आपने। चलिए इस यहाँ पे हम किस तरह से, अगर हमारे पास x का तो कंक्रीट वैल्यू था डिस्क्रीट सीरीज में, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास क्लास इंटरवल है, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे हमने मिड वैल्यू निकालना होता है। जिस तरह हम पहले मिड वैल्यू निकालते आए हुए हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू किस तरह से निकालते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, आपने यही से डिसाइड किया ये कंटिन्यूअस सीरीज है, फ्रीक्वेंसीज भी आपके पास दी गई है।
आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, यहाँ देख लीजिए सभी फ्रीक्वेंसीज आपके पास दिए गए हैं, तो आपको पता चला ये कंटिन्यूस सीरीज है। अब आपने पहले क्या कैलकुलेट करना है, इन फ्रीक्वेंसीज का सम निकालना है, उसको हम n कहते हैं यहाँ पे। जब आपने इनका सम किया तो ये आपके पास 50 आ गया। अब आपके पास n का वैल्यू आया, नेक्स्ट आपने क्या कैलकुलेट करना है, f इंटू 1/x। पहले हमें x ही नहीं पता, तो x यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यू होता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। देख लीजिए किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम। ये जो हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इनका सम करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, वहाँ से आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट होता है। ज़रा आप देख लें, 0 प्लस 2 इज 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। क्लियर। इसी तरह 2 प्लस 4 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। ठीक है। 6 प्लस 4 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। ठीक है। 6 प्लस 8 इज 14, 14 डिवाइड बाई 2 इज 7। ठीक है। इसी तरह 8 प्लस 10 इज 18, 18 डिवाइड बाई 2 इज 9। ये आपके पास मिड वैल्यूज आ गए, इसी को हम x कहते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। इन दो का सम करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, आपको मिल जाता है यहाँ पे मिड वैल्यू। जब आपके पास मिड वैल्यू आया, इसी को हम x कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, 1 by 3 is equal to 0.33, 1 by 5 is equal to 0.2, 1 by 7 is equal to 0.14, 1 by 9 is equal to 0.11। आपने रेसिप्रोकल निकाला। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है f इंटू 1/x। यहाँ पे मैंने लिखा है गलत, यहाँ पे इसको 1/x लिख लीजिए। ठीक है। f इंटू 1/x, इसको आप अपने नोट्स में क्लियर कीजिएगा। f इंटू 1/x, हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/x के साथ। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको 1/x के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 10 इंटू 3 0.33 इज इक्वल टू 3.3, 5 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1, 10 इंटू 0.14 इज इक्वल टू 1.4, 20 इंटू 0.11 इज इक्वल टू 2.22। क्लियर। ये आपके पास आ गए f इंटू 1/x, f इंटू 1/x। ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने f इंटू x लिखा है, लेकिन ये f इंटू 1/x है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका सम निकालना है, इसका समेशन निकालना है। ये सम जब आपने निकाला, ये आपके पास आ गया 12.9। क्लियर। अब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, सेम फॉर्मूला जो डिस्क्रीट के लिए थी, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई समेशन ऑफ f इंटू 1/x। तो आपके पास n यहाँ पे 50 है, वो आपने कैलकुलेट किया, और समेशन ऑफ f इंटू 1/x हमारे पास 12.9 है। इसको 50 को 12.9 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3.87। दिस इज द हार्मोनिक मीन फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। जो आपके पास डेटा दिया गया है, उसका ये हार्मोनिक मीन है। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। इसमें कोई जो है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। बड़ी सिंपल सी फॉर्मूला है, आपने दो ही फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए सेम है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। जो जियोमेट्रिक मीन जो है, इसमें हमें लॉगरिदमिक टेबल और एंटी लॉगरिदमिक टेबल की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसमें क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, एक बहुत कम क्या, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे लॉगरिदम टेबल वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास 8-10 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो मैं आपको इस पर भी क्वेश्चन करवा लेता, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है। किस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और किस तरह से हम कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। देख लीजिए, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हमारा ज्योमेट्रिकल मीन होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग x डिवाइड बाई n। क्लियर। यानी कि आपके पास जो x वैल्यूज़ हैं, उनका अपने लॉग निकालना है। ठीक है। और उसके बाद उनका समेशन करना है। सभी x का जो वैल्यूज़ हैं, उनका लॉग करके आपने उनका समेशन करना है, डिवाइड बाई करना है आपने उसका नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर। और इसके बाद इसका एंटी लॉग निकालना है। ठीक है। तो इस तरह से आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए निकल जाता है। क्लियर। इसलिए यहाँ पे लॉग और एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, तो वो है आपके पास
एंटी लॉग ऑफ f इंटू लॉग ऑफ x। यहाँ पे भी हम x का जो है x के वैल्यूज़ का उनका लॉग निकालते हैं और उसके बाद उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी गई है, तो हर एक x लॉग x के वैल्यू को आपने f से मल्टीप्लाई करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग f से, और डिवाइड करना है आपने उसको n से। यहाँ n का मतलब है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ जहाँ भी हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ हो, यहाँ n का मीनिंग होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो डिवाइड करना है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज से। ये जो आपके पास वैल्यू आ जाता है, इसका आपने एंटीलॉग निकालना है। क्लियर? फिर आपने वो एंटीलॉग टेबल में देखना है कहाँ पे आता है ये वैल्यू, और उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, वो उतना आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अभी फॉर्मूला याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। सिमिलर है यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ f इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई n। इसी तरह आपने यहाँ पे x के लॉग वैल्यूज़ निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे x जो होता है ये आपने कैलकुलेट करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू जो यहाँ पे होता है वही x होता है, और उसी का आपने लॉग निकालना है हर एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू का, और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, समेशन निकालना है और डिवाइड करना है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से। जो आपके पास वैल्यू आ जाए उसका एंटीलॉग निकालते हैं, ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। हो सकता है फॉर्मूला पूछी जाए, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट आपने ये याद रखना है, मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर आपने हमें रिलेशन नहीं बताई मीन मीडियन और मोड के दरमियान। मीन मीडियन और मोड के दरमियान ये रिलेशन है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। ठीक है, ये एक रिलेशन है मीन मोड और मीडियन के लिए। इस तरह से अगर आपके पास दो आइटम्स दिए गए हैं तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, इससे आपका जो है ये फॉर्मूला याद रह सकता है। ठीक है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन आ जाए। इफ़ मीन इज इक्वल टू 50, आपके पास मीन वैल्यू जो है वो 50 है और मीडियन आपके पास 40 है, आपने फाइंड करना है मोड। ठीक है, जो आपके पास फॉर्मूला है इसी में आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए। यहाँ पे हम मीन वैल्यू हमारे पास दिया गया है 50, तो यहाँ पे हमने 50 सब्सटीट्यूट किया। मोड हमने कैलकुलेट करना है, तो माइनस मोड इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला का 3 इंटू मीन, यहाँ पे हमारे पास 50 है और मीडियन हमारे पास 40 दिया गया है, 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, 10 इंटू 3 इज 30। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 10 इंटू 3 इज 30, तो ये आपके पास 30 आ जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू 50 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। आपके पास मोड का वैल्यू आ गया। यानी कि अगर आपने रिलेशन बतानी होगी मीन मीडियन और मोड के दरमियान, तो ये है आपके पास रिलेशन, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज दिए गए हैं, तो तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये किसी ने पूछा था किसी स्टूडेंट ने, तो इसलिए मैंने यहाँ इसका जिक्र करना मुनासिब समझा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने शायद एक बार बताया है लेकिन मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं इसको एक बार फिर आपको बताऊं। अगर मैंने वहाँ नहीं बताया तो यहाँ पे आप इसको याद रखें। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, मैंने आपको बताया नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, मैंने ग्राफ्स भी आपको बताए। और यहाँ पे अगर आपके पास, आपने ये याद रखना है, अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो होता है वो मीडियन से छोटा होता है और मोड जो होता है वो मीडियन से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा मोड होता है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन। क्लियर? अगर आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है डेटा की, उसमें आपका जो मीन होता है वो बड़ा होता है, उसके बाद मीडियन और उसके बाद मोड, यानी कि सबसे बड़ा मीन होता है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड। ये है आपके पास रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, जब आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड डेटा होता है या नेगेटिवली स्क्यूड डेटा होता है। लेकिन अगर आपके पास परफेक्टली सिमेट्रिकल डेटा होगा, यानी कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी डेटा की, तो इसको हम कभी कभी नॉन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस मसले में आपका जो है, इस केस में मीन मीडियन और मोड एक होता है, सॉरी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कहाँ पे क्या रिलेशन रहती है मीन मीडियन और मोड के दरमियान। तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, या परफेक्टली या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसको हम नॉन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन है, इनको याद रख लीजिए। हो सकता है इनमें से एमसीक्यू पूछा जाए, इसलिए हम यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है देख लीजिए। जिस तरह से हमारे पास मीडियन होता था, तो मीडियन हमारे डेटा को दो हिस्सों में तकसीम करता था। क्लियर? मीडियन यानी कि मिडिल वैल्यू।
इस तरह से हम मीडियन निकालते थे। मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरह से निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज़ में किस तरह से निकालेंगे। हमने उसमें न्यूमेरिकल्स भी किए, ठीक है, वो सब हमने क्लियर किया था। इसके बाद आता है हमारे पास क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स जो है हमारे डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। क्लियर? देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पास डेटा अगर है, इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मीडियन 2 हिस्सों में तकसीम करता है, क्लियर। लेकिन क्वार्टाइल्स जो है इसको 4 हिस्सों में तकसीम करता है। ये देख लीजिए, इसको हम Q1 कहते हैं, ये हमारे पास Q2 होता है जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, और ये हमारे पास Q3 होता है, क्लियर। ये हमारे डेटा को 4 हिस्सों में तकसीम करता है। देख लीजिए, ये जो हमारे पास है Q1, ये डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है 25:75%, ठीक है। 25% एक साइड में और 75% दूसरे साइड में। Q2 जो आपका है, इसको हम मीडियन भी कहते हैं, तो ये 50-50 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है डेटा को। आपका जो Q3 है, ये 25 लेफ्ट साइड, राइट साइड में, और 75% इसके लेफ्ट साइड में होता है, क्लियर। इस तरह से ये क्वार्टाइल्स जो है डेटा को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, क्लियर। ये आपने याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास Q1 है, ये डेटा को किस में डिवाइड करता है? 25:75, ठीक है। लेफ्ट साइड में 25% और राइट साइड में 75%। Q3 हमारा जो है, ये राइट साइड में 25% और लेफ्ट साइड में 75%। और Q2 जो है, ये हमारे पास मीडियन ही है। ये तो हमने ऑलरेडी सीखा किस तरह से कैलकुलेट करना है। जो मीडियन कैलकुलेट किया हमने, वो Q2 ही है, ठीक है। तो ये 50:50 में ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, Q1 और Q3 किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। Q2 आपने कैलकुलेट नहीं करना है, वो हमने ऑलरेडी मीडियन कैलकुलेट किया है, वो ही Q2 भी होता है। चलिए हम देखेंगे पहले कि किस तरह से हम Q1 कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैसे हम Q1 कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने Q1 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। वो है वैल्यू ऑफ, या कुछ बुक्स को साइज ऑफ भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ या साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करना है, प्लस करना है 1 डिवाइड बाई 4 करना है, और जो वो पोजीशन पे वो आइटम आता है, वही आइटम का वैल्यू जो होता है वो हमारे पास जो होता है क्वार्टाइल 1 होता है, क्लियर। देख लीजिए, जब भी मैंने आपके सामने मीडियन की बात की, मैंने आपको बताया एक हमारे पास ऐसा मेजर अपसेंटल टेंडेंसी है जिसमें हमने डेटा को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और वो है मीडियन। इसी तरह क्वार्टाइल में भी आपने डेटा को सबसे पहला जो स्टेप करना है वो है डेटा को अरेंज करना है, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि हम मीडियन में भी खाली असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है अरेंज करते आए हैं, इसलिए हम क्वार्टाइल में भी वही रिदम रखेंगे, हम यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में ही इसको अरेंज करेंगे। देख लीजिए, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, हमारे पास 10, 12, 9, 15, 20, 25, 30 हमारे पास सीरीज़ है। लेकिन ये ऑड सीरीज़ है, याद रख लीजिए, ऑड सीरीज़ यानी कि इसमें ऑड नंबर ऑफ आइटम्स है। अगर आप गिनेंगे तो ये आपके पास 7 आइटम्स होते हैं, तो 7 आपके पास ऑड सीरीज़ है ये, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला स्टेप है आपने इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये आपके पास आ गया अब 9, 10, 12, 15, 20, 25 एंड 30। नाउ इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना है, n यहाँ पे 7 है, और ये ऑड सीरीज है। इसके लिए आपने याद रखना है Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ या साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4th आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, वो यहाँ पे 7 है, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 7 + 1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेकंड आइटम यानी कि 2th आइटम का जो वैल्यू है वो आपके पास क्वार्टाइल 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपके फर्स्ट आइटम है, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट आइटम है, सॉरी यहाँ ये अरेंज्ड सीरीज में देख लीजिए, अरेंज्ड सीरीज में देख लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट आइटम है, ये आपके पास सेकंड आइटम है। तो ये सेकंड आइटम जो है यही आपका क्वार्टाइल 1 बन जाता है, ठीक है। तो सेकंड आइटम का जो वैल्यू है वो आपका क्वार्टाइल 1 बन जाता है। तो आपका क्वार्टाइल 1 यहाँ पे इस सीरीज का क्या है, वो है 10, क्लियर। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल 1 फॉर
ऑड सीरीज, ठीक है। कभी कभी आपके पास इवन सीरीज रहते हैं। अगर आपके पास इवन सीरीज में जो वैल्यू है वो कंक्रीट वैल्यू नहीं आता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास सेकंड आइटम आया तो हमने डायरेक्टली सेकंड आइटम का वैल्यू लिया और उसका कह दिया कि हमारे पास क्वार्टाइल 1 है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपके पास इवन सीरीज में ये कंक्रीट वैल्यू नहीं आता है, बल्कि डिसिमल वैल्यू आता है। उसमें आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस सीरीज में। चलिए, ये भी हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ये भी हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये हमारे लिए इवन सीरीज, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सीरीज है ये आपने देखना है, ये इवन सीरीज है। इवन सीरीज के लिए आपके पास जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू, वो आपके पास कंक्रीट नहीं आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। तो उसमें कैसे करेंगे हम, ये देखेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको जो बताया है वो इस सीरीज़ को हमने क्या करना है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ज़रा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, 10 20 30 40 50 60 70 80। अब ये हो गया अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वैल्यू ऑफ या साइज ऑफ, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम। तो ये हमारे पास आता है साइज ऑफ n+1। n यहाँ पे हमारे पास अगर आप इसको काउंट करेंगे या आपके पास n = 8 आता है, यानी कि 8 आइटम्स हैं यहाँ पे। तो 8 + 1 = 9, 9 डिवाइड बाई फोर्थ आइटम का जो साइज है वो हमारे पास है क्वार्टाइल 1। देख लीजिए, 9 डिवाइड बाई 4 जब आप करेंगे ये आपके पास आता है 2.25। क्लियर। यहाँ पे आपके पास कंक्रीट वैल्यू नहीं आया, तो कंक्रीट वैल्यू नहीं आया तो जैसे मैंने आपको मीडियन में बताया था वैसे ही आपने यहाँ पे भी करना है। पहले आपने 2 को अलग करना है, तो सेकंड आइटम जो है पहले तो उसका वैल्यू लेना है, प्लस ये जो आपके पास 0.25 बचा, तो 0.25 को आपने मल्टीपल करना है। देख लीजिए 2.25 जो है इसका नेक्स्ट जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है। क्लियर। तो थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम को आपने मल्टीपल करना है इस 0.25 से। क्लियर। तो आपका अगर 2 का वैल्यू देखेंगे, जो आपके पास सेकंड आइटम है, तो ये आपके पास फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है, वो आपके पास 20 आ गया। 0.25 से आपने मल्टीप्लाई करना है थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम, सॉरी थर्ड आइटम और सेकंड आइटम के डिफरेंस को। थर्ड आइटम आपके पास 30 है, माइनस सेकंड आइटम आपके पास 20 है। 30 - 20 इज 10। 10 × 0.25 अगर आप देखेंगे ये आपके पास आ जाएगा 2.5, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे 20, ये आपके पास आता है 22.5। ये आपके पास आ गया क्वार्टाइल 1 का वैल्यू। जब आपके पास जो सीरीज होता है, इवन सीरीज होता है, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह आपके पास अगर वैल्यू आता है 4.75 या 2.50, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले फोर्थ आइटम को अलग करना है जैसे हमने ऊपर किया। इसी तरह 0.75 जो बचा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देख लीजिए यहाँ हमारे पास 4.75 है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5। तो फिफ्थ आइटम से माइनस करना है फोर्थ आइटम का वैल्यू और उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा क्वार्टाइल 1 का वैल्यू। क्लियर। अगर आपके पास 2.50 आ गया तो 2.50 में पहले 2 का वैल्यू जो है अलग करना है, उसके बाद 0.5 को मल्टीप्लाई करना है। ज़रा देखिए 0.250 सॉरी 2.50 के बाद कौन सा वैल्यू आता है, 3 आता है। तो थर्ड आइटम से माइनस करना है अपने सेकंड आइटम, इसको 0.25 से मल्टीपल करना है, ये आपके पास आ जाएगा 2.50 तो आइटम का वैल्यू। क्लियर। इस तरह से आप क्वार्टाइल निकाल सकते हैं अगर आपके पास कंक्रीट वैल्यू ना आ जाए। देख लीजिए, आपने एक चीज़ याद रखना है, अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते थे वहाँ हमारे पास 2.50 आ सकता था वैल्यू, क्योंकि जब भी आप मीडियन डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ सकता है 0.50। लेकिन यहाँ क्वार्टाइल में आपके पास 0.25 भी आएगा, यहाँ आपके पास 0.50 भी आ जाएगा, यहाँ आपके पास 0.75 भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मीडियन में हमारे पास खाली 0.50 ही आता था, क्योंकि वहाँ पे हमें हर बार 2 से ही डिवाइड करना पड़ता था, ठीक है। इस तरह से आप क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। और अगर आपके पास ऑड सीरीज़ हो या इवन सीरीज़ हो, कल हम देखेंगे हम कैसे क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे फॉर डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़, और हम Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हम ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर्स रहते हैं, जो कुछ टॉपिक्स रहते हैं, उन पे हम मूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है जीएसए का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। चलिए, आज यही इतना ही इस लेक्चर में हम देखेंगे। इजाज़त लेते हैं आपसे। अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा और डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, बाय।